फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो जब इमरजेंसी इम्पोज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसे कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। और जब ऑर्डिनेंस की हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोमulgation। दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रोक्लेमेशन एक बड़ा वर्ड है, एक हाई प्रोफाइल एंटिटी या प्रेसिडेंट को शो कर रहा है, जबकि जो प्रोमulgate करता है, प्रोमulgate में प्रेसिडेंट की ये शो करता प्रोमulgation वर्ड्स कि प्रेसिडेंट वही कुछ कर रहा है जो पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट को करना चाहिए। तो यहां जो वर्ड यूज किया गया है प्रोमulgate वर्ड, हिंदी में क्या होता मुझे पता नहीं है। तो यहां आर्टिकल 123 में यही पावर दी गई है, 213 में गवर्नर को, स्टेट्स के गवर्नर को। तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और आर्टिकल 213 में स्टेट्स के गवर्नर को दी गई है ऑर्डिनेंस लागू करने की पावर, ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करने की पावर, जिसे कहते हैं प्रोमulgation। अब आर्टिकल 123 बहुत सिंपल है, तो इसको पूरा समझने से पहले आप समझिए कि ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, नंबर एक। नंबर दो, ऑर्डिनेंस की यूटिलिटी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। तीसरा, ये ऑर्डिनेंस जारी क्यों किया जाता है। चौथा, इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन तक किया जाता है। पांचवा, अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने जारी कर दिया और ऑर्डिनेंस के ड्यूरेशन में, ऑर्डिनेंस के कंटिन्यू रहते हुए प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस जो ऑर्डर जारी किया है ऑर्डिनेंस के थ्रू, क्या वो ऑर्डिनेंस समाप्त होने के बाद अपने ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है या आगे कंटिन्यू रहता है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ऑर्डिनेंस को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे एंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि ऑर्डिनेंस की जो पावर है प्रेसिडेंट की है, एंड प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट को हम, तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड होता है। इसलिए देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर उसके रिमूवल तक, उसके पार्लियामेंट में स्पीच देने तक, या मनी बिल या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर उसका प्रायर रिकमेंडेशन, ये चीजें ऐसी होती हैं जो शो करती हैं कि पार्लियामेंट के बिना प्रेसिडेंट नहीं और प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट नहीं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की पावर है, ये पार्लियामेंट की कोएक्सटेंसिव है। जैसा उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, आपको बताया था कि प्रेसिडेंट की कई कैपेसिटी होती है, एक विधायी कैपेसिटी भी होती है, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी होती है और जुडिशियल या कोसाई जुडिशियल कैपेसिटी होती है। तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये इसकी विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है, ये पावर, इसकी पहली खास बात है, ये पावर एक इमरजेंसी पावर है। किस तरह की इमरजेंसी? इमरजेंसी उस तरह की नहीं जिस तरह 352 में दी गई है। 352 की इमरजेंसी, कोई अटैक हो गया इंडिया पे, एग्रेशन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, किसी इंडिया की किसी पार्ट की टेरिटरी को खतरा है, या 356 में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गई है, गवर्नमेंट चल नहीं पा रही है, तो प्रेसिडेंट को पावर मिलती है 352 में और 356 में। लेकिन यहां पर जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर है आर्टिकल 123 की, वो इमरजेंसी आती है विधायन की, लेजिस्लेशन की। और ये इमरजेंसी क्यों आती है? ये इमरजेंसी आती है जब पार्लियामेंट का कोई हाउस सेशन में नहीं है, न तो सेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी अभी पार्लियामेंट की मीटिंग खत्म हुई है दोनों हाउसेस की, फिर कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोविड-19 आ गया। अभी आप देखिए कि जो ऑर्डिनेंस आया है, ये जो 2020 में कोरोना को लेकर के एपिडेमिक डिसीज ऑर्डिनेंस आया, बाद में जब पार्लियामेंट मीट हुई
तो उसे एक्ट बनाया गया। तो ये जो ऑर्डिनेंस आता है ये प्रेसिडेंट तब लागू करता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और 6 महीने के भीतर क्योंकि पार्लियामेंट हर 6 महीने के बीच में, साल में कम से कम 2 सेशन पार्लियामेंट कम से कम 2 होना चाहिए और 2 सेशन के बीच में कम से कम 6 महीने की गैप होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर पार्लियामेंट मीट नहीं करती, दोनों हाउसेस में से कोई हाउसेस प्रेजेंट नहीं होते ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अब कोरोना ही आ गया तो पता लगा कि पोस्टपोन कर दिया गया, या अभी मीटिंग खत्म हुई है उसके जस्ट बाद कोई इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस गैप को, उस लैकुना को फुल करता है जो अदरवाइज पार्लियामेंट अगर सेशन में होती तो वो कर सकती थी। तो ये पहले इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जो प्रमोलगेशन करता है ऑर्डिनेंस का, वो को एक्सटेंसिव को टर्मिनस विद द पार्लियामेंट्री पावर है। प्रेसिडेंट की वही पावर होगी जो पार्लियामेंट की होगी, ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेसिडेंट को ऐसी कोई लॉ मेकिंग पावर नहीं होगी, ऐसे कोई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं होगी जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती? पार्लियामेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं कर सकती, ऐसा कोई एक्ट नहीं बना सकती, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। और तीसरा, पार्लियामेंट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता हो। इसी से एक चीज और निकाल सकते हैं आप कि प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये केवल लॉ मेकिंग पावर नहीं है बल्कि अमेंडमेंट मेकिंग पावर भी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकता है विधायन में जो पार्लियामेंट कर सकती है। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी पावर है और लॉ मेकिंग पावर भी है। ये जो पावर आती है पार्लियामेंट को, ये पावर आप देखेंगे या स्टेट लेजिस्लेशन के पास ये पावर आती है आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13(2) में साफ कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को छीनती हो या कम करती हो। और आर्टिकल 13(3) में, आर्टिकल 13 को जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 13(3) में जो लॉ की डिफिनीशन दी गई है उसमें केवल पार्लियामेंट्री लॉ ही नहीं है, पार्लियामेंट्री लॉ है, स्टेट विधायन है, बाई लॉज हैं, कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं और ऑर्डिनेंसेस भी है। तो लॉ आल्सो मीन्स ऑर्डिनेंस। तो जब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट प्रमोलगेट करेगा उसकी वही स्टेटस होगा, उसकी वही वैल्यू होगी जो पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट की होती है, जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट की होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जब ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पार्लियामेंट की ही पावर होती है जिसको यूज इमरजेंसी में, जब दोनों सेशंस नहीं चल रहे होते और विधायन की इमरजेंसी होती है, तो राष्ट्रपति उस गैप को जो पार्लियामेंट कन्वीन होने तक और ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट होने के बीच में आती है, जैसे ही पार्लियामेंट कन्वीन हो जाती है वैसे ही आप देखेंगे कि इसे रेटिफाई करना पड़ता है। तो एक तो यह है कि पार्लियामेंट की पावर विधायी शक्ति है और उसको उसी लिमिटेशन में काम करना पड़ता है, उसी राइट में काम करना पड़ता है जो पार्लियामेंट को होती है। तो अब आप देखेंगे, हमने अब बताया कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकता, और यही नहीं, जो तीनों सूचियां दी गई हैं उसके बाहर भी ऑर्डिनेंस नहीं जा सकता, क्योंकि जो विधायी सूची है, जो लिस्ट है 7 शेड्यूल में, वो जब पार्लियामेंट पर लागू हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर पर लागू हो रही है, तो वही राष्ट्रपति पर भी लागू होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस प्रमोलगेशन की पावर लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के गैप को पूरा भरने के लिए होती है, इसलिए इसके मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है, मैक्सिमम जो टाइम होता है, उसे रखा गया है 6 हफ्ता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 6 ऑर्डिनेंस लागू होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर पार्लियामेंट या तो कन्वीन नहीं होती या कन्वीन हो करके
इसे अप्रूव नहीं करती तो यह ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है, वायड हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ये वायड एब इनिशियो होता। मानो ऑर्डिनेंस लागू तो ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये अपने आप लैप्स होता है। तो ऑर्डिनेंस लैप्स कैसे होता है? हमने बताया जो लिखा गया 123 में, एक तो यह है कि 6 सप्ताह के भीतर भीतर दोनों में से कोई हाउसेस, ध्यान रहे कि जो अपर हाउस होती है वो परमानेंट बॉडी होती है, उसका चुनाव तो होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कभी होता नहीं है कि सरकार चाहे और सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो जाए। सरकार अगर चाहेगी तो ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए लोअर हाउस डिसॉल्व हो गई है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो अपर हाउस तो है, राज्यसभा तो है, तो उसको 6 सप्ताह के भीतर भीतर राज्यसभा में ले जाएगा, राज्यसभा उसे रेटिफाई करेगी, मेजॉरिटी से रेटिफाई करेगी और मान लिया जाएगा कि वो जो विधायन है वो वैलिड हो गया। तब जो दूसरा हाउस लोकसभा, जो चुनाव के बाद या डिसोल्यूशन के बाद दोबारा रिकन्वीन होती है, तो रिकन्वीन होने की जो पहली सेशन होता है उसका पहली मीटिंग में ही ऑर्डिनेंस को उसे अप्रूव करना पड़ता है। तो राज्यसभा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है और जब लोकसभा की कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है, तो पहली ही मीटिंग में फर्स्ट सेशन में ही उसे लागू करना पड़ता है, उसे रेटिफाई करना पड़ता है। और मान लिया राज्यसभा ने लागू कर दिया, लोकसभा ने लागू नहीं किया, तब क्या होगा? तब वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों हाउसेस के बिना अलग अलग वो ऑर्डिनेंस का कोई मतलब नहीं जब तक उसका अप्रूवल न हो। अगर राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, ऑर्डिनेंस बेकार हो गया। या अगर लोकसभा ने कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, तो भी ऑर्डिनेंस बेकार हो गया। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में या तो वो बिल दोनों हाउसेस में पास होंगे या नहीं पास होंगे। तो ऐसे केसेस में जो ऑर्डिनेंस है, अगर दोनों में से किसी हाउसेस ने, लोकसभा ने अप्रूव नहीं किया या लोकसभा ने कर दिया, राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तो वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 6 सप्ताह का भीतर का मतलब होता है 6 से 42 दिन, 7 6 42 डेज। 6 वीक्स क्यों रखा गया है, क्यों नहीं कहा गया 42 डेज? 42 डेज इसलिए रखा गया, देखिए आप जब कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स वीक्स का जो पीरियड है, जब कैलकुलेट करेंगे तो 42 डेज आएगा। लेकिन 42 डेज अगर कर देंगे इसमें छुट्टियां भी आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट 3 दिन के लिए बंद है या कोई छुट्टी पड़ गई है, तो ऐसे केसेस में सप्ताह का मतलब होता है कि वो छुट्टी काउंट नहीं होगी। इसीलिए वीक रखा गया, 6 वीक रखा गया है, न कि 6 मंथ, न कि 42 डेज रखा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। अब मैंने आपको ये बताया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की होती है। ये पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 88 सेक्शन 88 से ली गई है। वहां ये पावर ली गई कनाडा से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी थी, 1935 में भी थी, उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में इनकॉर्पोरेट कर लिया सीधे सीधे। तो एक इमरजेंसी पावर है जब पार्लियामेंट लॉ बनाने की पोजीशन में नहीं होती। दूसरा, जो पावर एक्सरसाइज की जाती बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उसी सीमा तक की जा सकती है जिस सीमा तक पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर है या अमेंडमेंट की पावर है, और उन्हीं सीमाओं में की जाती है जो सीमाएं कॉन्स्टिट्यूशन ने या तो डिटरमिन कर दी है या जुडिशियल रिव्यू में ऐसा रूल कर दिया गया। जैसे केशव भारती केस में कहा गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट कैसे छुएगा? तो ऑर्डिनेंस ऐसे इशू पर नहीं ला सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हो, ऐसे मैटर पर नहीं ला सकते, ऐसे इशू पर नहीं ला सकते जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता हो, और या ऐसे विषय पर नहीं ला सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल की तीनों सूचियों में से सेंट्रल लिस्ट में ना आता हो। क्योंकि देखिए स्टेट लिस्ट चली जाती है स्टेट के पास, तो स्टेट लिस्ट में पावर केवल गवर्नर के पास होती है। तो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है
यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। इसी तरीके से गवर्नर को आर्टिकल 213 में जो पावर होती है वो होती है स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब हम ऑर्डिनेंस चल रहा है, ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, तब क्या होगा? तब ऐसे सिचुएशन में जो काम पार्लियामेंट ने किया, क्योंकि अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती तो भी पार्लियामेंट्री लॉ होता, वैलिड लॉ होता, तो ऐसे ही जो ऑर्डिनेंस बनाता है, प्रोमोगेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो वैलिड होता है। केवल इनवैलिड केवल तभी होगा जब पार्लियामेंट उसे अप्रूव न करे। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो 6 सप्ताह का पीरियड लॉ के स्टेटस में इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पोस्ट खाली होती है, हमने 50 भर्तियां कर ली ऑर्डिनेंस बना करके, तो ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद वो भर्तियां रहेंगी। अगर पार्लियामेंट चाहती वो न रहे तो उसे इनवैलिडेशन लॉ बनाना पड़ता है, या वो अगर चाहे तो वैलिडेशन लॉ ही बना सकती है। एक केस आया था टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ये 1985 का केस था, जिसमें प्रेसिडेंट ने प्रोमulgation किया, ऑर्डिनेंस बनाया कि कुछ पोस्ट जो गवर्नमेंट पोस्ट थी उनको अबॉलिश कर दिया गया। अब बाद में अगर 200 भर्ती करनी थी तो 150 भर्ती की गई। तो क्वेश्चन ये था इस ऑर्डिनेंस की वैल्यू क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा कि इसका वही स्टेटस होगा जो लॉ का होता है, वो प्रिवेल करेगा, उससे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ऑर्डिनेंस की वही वैल्यू होती है जो लॉ की होती है। इसके साथ आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ले डाउन किया है। एक केस आया था ए के राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ये 1982 का केस था, जब बिहार गवर्नमेंट बार बार ऑर्डिनेंस लागू कर रही थी, विधानसभा न चलने की आड़ लेकर के मनमाने ढंग से कर रही थी, 5 ऑर्डिनेंस 4 ऑर्डिनेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक सेशन हो गया, मान लीजिए 2 सेशन अब को हम छोड़ सकते हैं, बार बार ऑर्डिनेंसेस अगर आप लागू करेंगे तो माना जाएगा सरकार को आप ऑर्डिनेंसेस चला रहे हैं, न कि विधायी लॉ चला रहे हैं। तो ऐसा करना डिस्क्रिमिनेटरी है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है, और कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। और सरकार, क्योंकि आर्टिकल 123 की जो पावर है वो इमरजेंसी पावर है, और जब पार्लियामेंट इस पोजीशन में नहीं होती या विधानसभा इस पोजीशन में नहीं होती कि वो मीट कर सके, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से, जैसे कोविड-19 हो गया, कोरोना फाइल चारों तरफ फैल रहा है, ऐसे में पार्लियामेंट में कौन जाना चाहेगा? तो राष्ट्रपति को पावर दे दी गई है कि जब तक पार्लियामेंट सेशन में न हो तब तक आप इस गैप को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बार बार इस पावर को अनफिल्टर्डली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस गवर्नमेंट, क्योंकि आर्टिकल 123 की पावर को भी एक्सरसाइज प्रेसिडेंट करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि चाहे आर्टिकल 74 हो, चाहे आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर है, कोई भी पावर राष्ट्रपति केवल अपने सबऑर्डिनेट के एड एंड एडवाइस ही करेगा। इंडिपेंडेंट पावर लेने, डिसीजन लेने की राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जब जानती है विधानसभा में, लोकसभा में बहुमत हमारा कोलैप्स करने वाला है, कोई प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति से कहेगा कि ऑर्डिनेंस जारी कर दो। 6 महीना नहीं बीता, 6 महीना बीतने से पहले एक ऑर्डिनेंस, वही ऑर्डिनेंस रिपीट कर दिया, फिर रिपीट कर दिया, ऐसे तो पूरी सरकार चलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए एक रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम जिंदा है रूल ऑफ लॉ में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैबिनेट की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, न कि राष्ट्रपति होती है। इसलिए राष्ट्रपति के शासन को बहुत लंबा हम नहीं खींच सकते। 6 महीने का पीरियड उसका लैंडमार्क है, हाई मार्क है, मैक्सिमम लिमिट है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो एक टर्म और बढ़ा दिया उसको, लेकिन बार बार उसको आप ड्रैग नहीं कर सकते, और इसके बहाने 123 के बहाने पार्लियामेंट की मीटिंग करने से रोक नहीं सकते। तो पार्लियामेंट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन बिहार में ये प्रॉब्लम एक बार आई है।
80s में, जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अपना देना पड़ा। और अब एक सवाल और बनता है कि अध्यादेश को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसका प्रोविजन आर्टिकल 123(2) में ही दिया गया है। तो पहला क्या है? पहला तो यह है कि अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूवल न दे 6 सप्ताह के भीतर, या ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन पास कर दे पहले ही 6 सप्ताह के भीतर, तो 6 सप्ताह की लिमिट मैक्सिमम है। अगर 6 सप्ताह तक पार्लियामेंट इनएक्शन में रहती है, कोई एक्शन नहीं लेती, कोई हाउस नहीं लेता, तो ये अपने आप कोलैप्स कर जाएगा, अपने आप लैप्स कर जाएगा। और 6 सप्ताह के पहले पहले भी पार्लियामेंट अगर कन्वीन करती है, इसे पार्लियामेंट को समाप्त कर सकती है। तो कैसे, ये ऑर्डिनेंस को समाप्त कर सकती, कैसे कर सकती है? एक तो ये लॉ बना दे ऑर्डिनेंस को, तो लॉ हो गया। दूसरा, ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे, तो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, कोलैप्स कर गया। तो लॉ बना देगा तो भी ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। लॉ अगर नहीं बनाएगा, ऑर्डिनेंस को के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पारित करेगा, तब भी खत्म हो जाएगा। या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट इसे पार्लियामेंट में रखा ही ना 6 सप्ताह के बाद, पार्लियामेंट मीट भी हो जाए, कन्वीन भी हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसे न लाए, तो अपने आप लैप्स कर जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक्शन 6 सप्ताह के भीतर नहीं होता तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। और यही नहीं, प्रेसिडेंट को इसके पहले भी पावर होती है इसे समाप्त करने की, और गवर्नमेंट कभी भी इसे वापस ले सकती है। गवर्नमेंट मीन्स प्रेसिडेंट। तो इसे समाप्त करने के या तो इसके फेवर में पार्लियामेंट्री लॉ बन जाए, इसके अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन पारित कर दे, या इसे रखा ही ना जाए पार्लियामेंट में, या प्रेसिडेंट ही 6 महीने पहले कहे कि अब ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, हमने इसे विड्रा कर लिया। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट करने के बाद कंटिन्यूएशन में जो डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, वो डिसीजन अपने आप नहीं खत्म होते, क्योंकि वो माना जाता है कि लॉफुल डिसीजन है, लीगल डिसीजन है। और इसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट को एक एक्ट लाना पड़ता है, इसे कहते हैं इनवॉलिटेशन एक्ट, कि जो ऑर्डिनेंस के टाइम में जो एक्ट पास किए गए हैं वो आगे से 6 सप्ताह के आप ऑर्डिनेंस के खत्म होने के बाद वो अप्लाई नहीं करेंगे। ये हुई पोजीशन ऑर्डिनेंस की। अब आज हम नहीं रोकते यहीं पे, कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है, ये चैप्टर लंबा है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इमरजेंसी पावर क्या है इसको डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इमरजेंसी कब इम्पोज होती है इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा, इमरजेंसी कहाँ कहाँ इम्पोज होती है। चौथा, इमरजेंसी कब तक रहती है। पांचवा, इमरजेंसी को क्या जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। पांचवा, इमरजेंसी जब होती है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। छठा या सातवां, जो भी पॉइंट हो, इमरजेंसी लागू होने पर फंडामेंटल राइट का इस पर आर्टिकल 21 पर, आर्टिकल 20 पर, आर्टिकल 19 पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इतने हम देखेंगे, क्योंकि इसमें जजमेंट्स हैं। ऐसे कई केसेस इमरजेंसी के टाइम में भी आए हैं जिसमें कोर्ट को डराने की कोशिश गवर्नमेंट ने की इमरजेंसी में, लेकिन कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, और हम कल इसको डिस्कस करेंगे। कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा हमको, तो हम टाइम निकाल के आपको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।